I hope that screen blackout will not happen now. नहीं बेटा, प्रॉब्लम कैमरे में नहीं होती है ब्लैकआउट की प्रॉब्लम इज ड्यू टू द इंटरनेट. नो वॉइस बोल रहे हैं बच्चे. ऑन है. अभी देखो, अभी आवाज आ रही है. Am I audible? Am I audible? चलो ठीक है, नाउ इट इज ऑडिबल, नाउ इट इज ऑडिबल. चलो फिर रीस्टार्ट करते हैं. कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए लेट अस गिव 2 मिनट्स टू रिवीजन. हाँ चलो ठीक है. नाउ एवरीथिंग इज फाइन. चलो एवरीथिंग इज फाइन. अभी हमें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, हम लोग पढ़कर ही दम लेंगे. चलो शुरू करते हैं. बट शुरू रीस्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैं जरा 2 सेकंड रिवाइज करवा देता हूं. हम लोगों ने ब्रेक से पहले पढ़ा मॉलिक्यूल ही प्रेशर है, प्रेशर ही मॉलिक्यूल है, एंड जिस भी जगह पे मॉलिक्यूल्स होंगे उसके कारण प्रेशर क्रिएट होगा, एंड अगर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा. इट इज नॉट गोइंग टू गेट क्रिएटेड. वंडरफुल. उसके अलावा हम लोगों ने देखा है दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन मोर्स डायग्राम, वो भी नेगेटिव एक्सिस पे, दैट इज कंप्रेसिव एक्सिस पे. प्रेशर के ढेर सारे यूनिट देखे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे आसपास का जो हवा है, एनवायरमेंटल मास है, वो हम लोगों पे एक दबाव लगाता है और उसी दबाव को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. तो हम लोग दूसरा प्रेशर पढ़ रहे थे, नंबर 2 पढ़ रहे थे. दैट इज द गेज प्रेशर. तो मैं आपको गेज प्रेशर के अंदर 2 पॉइंट्स डिक्टेट करवाने वाला था, वो लिख लीजिए. पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए. पेज नंबर 38 गेज प्रेशर में पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए. रेड पेन से लिखिएगा. गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. दूसरा लिखिए नंबर 2, सेकेंड टाइप का सेकेंड पॉइंट लिखिए. All those pressures, again a very important point, all those pressures which are less than atmospheric pressure, all those pressures which are less than atmospheric pressure are known as negative gauge pressure. All those pressures which are less than atmospheric pressure are known as negative gauge pressure. Don't worry, I will explain. अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है. I will explain all this stuff. Have patience. Number 3. Third type of pressure is known as absolute pressure. Shown by the symbol P, absolute. So absolute pressure shown by the symbol P, absolute. Now what do you mean by absolute pressure? ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं. सारे प्रेशर जिनको आप 0 प्रेशर लाइन से मेजर करते हो उन्हें एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन पहले नोट्स कंप्लीट कर लो. बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर में भी एक पॉइंट की खाली जगह दिख रही है तुम लोगों को, लिखो उसके अंदर, राइट डाउन. ऑल एब्सोल्यूट प्रेशर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. Absolute pressures are always positive. Absolute pressures are always positive. Absolute pressures are always positive. Wonderful. Number 4, fourth one.
फोर्थ वन इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर. Fourth one is known as vacuum pressure, shown by the symbol P, vacuum. Vacuum pressure shown by the symbol P, vacuum. Okay, look here on the board. Now what do you mean by vacuum pressure? देखो यहाँ पर एक डाउट है और एक कचरा है बच्चे के दिमाग में. बच्चा ये सोचता है, हमारी कॉलेज लाइफ से हम लोग ये सोचते हैं कि जब कभी भी एक प्रेशर विच इज जीरो प्रेशर, मतलब अगर कोई जीरो प्रेशर है देन इट इज वैक्यूम प्रेशर. इट इज रॉन्ग, गलत है ये. वैक्यूम प्रेशर का मतलब जीरो प्रेशर नहीं होता है. वैक्यूम का प्रेशर का मतलब होता है धरती पे वो सारे प्रेशर जिनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ऐसे प्रेशर्स को हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहते हैं. फिर बोल रहा हूं भाई, वैक्यूम सुनते हमारे मन में धारणा आती है कि भाई जीरो प्रेशर की बात चल रही है, लेकिन बेटा जीरो प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर नहीं कहते हैं. ठीक है, धरती के वो सारे प्रेशर विच आर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नोन एज वैक्यूम प्रेशर. वंडरफुल, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 39 पे आ जाइए. पेज नंबर 30, पहले नोट्स कंप्लीट कर लो फिर एक साथ एक्सप्लेन करेंगे. पेज नंबर 39 पे आ जाओ. क्या टॉप पे आपको नोट की खाली जगह दिखाई दे रही है? उसमें लिखिए, राइट डाउन वैक्यूम प्रेशर कॉमा प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक, वैक्यूम प्रेशर कॉमा प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक, pressure less than atmospheric and negative gauge pressure, and pressure less than atmospheric and negative gauge pressure all represent the same thing. All represent the same thing. All represent the same thing. फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. नेगेटिव गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल रिप्रेजेंट द सेम थिंग. ऑल रिप्रेजेंट द सेम थिंग. क्या आपको उसके नीचे एक बादल जैसी चीज नजर आ रही है? क्या आपको उसके नीचे एक बादल जैसी चीज नजर आ रही है? उस बादल जैसी चीज में ये नोट कर लीजिएगा और स्टार मार्क करिए. चलिए जल्दी कीजिए. उस बादल जैसी चीज में ये नोट कर लीजिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना, 760 mm of Hg is also equal to 10.3 meter of water column. Come on, make it fast. Very good. Very good. Done. स्टार भी मार्क कर लेना, ये पूछा हुआ है बहुत सारे पेपरों में. ओके, चलो छोड़ो, अब आ जाओ बोर्ड पे. अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं. प्लीज कंसंट्रेट ऑन बोर्ड. लुक हियर, सारे के सारे प्रेशर जो अभी मैंने आपको बताए, इन सारे प्रेशरों को मैं ग्राफ के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस. Let me show a graph something like this. बेटा सुनो, ये जो नीचे मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन को मैं कहता हूं जीरो प्रेशर लाइन. ये जो नीचे मैंने लाइन बनाई है, इसको मैं कहता हूं जीरो प्रेशर लाइन. ओके, और आपको पता है इस जीरो प्रेशर लाइन को ही कंप्लीट वैक्यूम भी कहा जाता है. इसी को कंप्लीट वैक्यूम भी कहा जाता है. इसी को कंप्लीट वैक्यूम भी कहा जाता है. वंडरफुल. अब क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया जीरो प्रेशर का क्या मतलब होगा. जीरो प्रेशर का मतलब होगा कि मॉलिक्यूल उस जगह पे है कि नहीं है. अरे नहीं है भाई मॉलिक्यूल नहीं होंगे तभी तो आप उसे जीरो प्रेशर कहोगे ना. सो मॉलिक्यूल उस जगह पे है ही नहीं, दैट्स व्हाई जीरो प्रेशर. एंड जीरो प्रेशर की परिस्थिति को वैक्यूम नहीं बोलते हैं. वैक्यूम का
यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। वैक्यूम का मतलब जीरो प्रेशर नहीं होता है, वैक्यूम का मतलब होता है दैट प्रेशर विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक, लेकिन जीरो प्रेशर मींस कंप्लीट वैक्यूम, कंप्लीट वैक्यूम। वेरी गुड। अगली बात, सबसे पहले तरह का कौन सा प्रेशर दिखाया था हम लोगों ने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले तो ये बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होता है कि कुछ होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होता है कि कुछ होगा? यस, उसकी कुछ वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। सो ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहां पर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू है ये जीरो से ज्यादा है। सो देयरफॉर दिस ब्लू कलर लाइन रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is 1.01325 bar, which is also equal to 760 mm of Hg, which is also equal to 10.3 meter of which fluid column? Water fluid column. Water fluid column. मैंने फिर से एक और बार लिख दिया लगे हाथों। भाई जितनी बार लिख दो उतनी बार पुण्य कमाओ, और क्या भाई, रिवीजन का यही तो मतलब है, जितनी बार रिपीटिशन होगा उतना ज्यादा आपका भला है। आओ, मैं यहां पर बताने के लिए तो अभी 2 सेकंड में आपको कुछ चीजें बता दूं, लेकिन यहां पर मैं कुछ डिस्कशंस करना चाहता हूं आपके साथ। देखिए, When I used to be a student, और मुझे पहली बार पता चला कि मेरे आसपास की हवा मेरे पे इतना दबाव लगा रही है, मेरे आसपास की हवा मेरे पे इतना प्रेशर लगा रही है, तो भाई मेरे को एक फीलिंग आई, एक विजुअलाइजेशन आया कि मेरे आसपास की हवा, अभी जब मैं इस कमरे के अंदर हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस वक्त भी मेरे शरीर के ऊपर एक दबाव लग रहा है, और वो दबाव कोई हल्की फुल्की वैल्यू नहीं है, अच्छी खासी वैल्यू है, अच्छी खासी वैल्यू है इस दबाव की। तो मेरे को एक फीलिंग आती है एज अ स्टूडेंट अंदर से कि मेरे आसपास की हवा जब मेरे को इतनी तेजी से दबा रही है, कंप्रेस कर रही है, तो मेरे शरीर को कुछ तो फील होना चाहिए ना। बिल्कुल जेन्युइन डाउट है कि नहीं है? बिल्कुल जेन्युइन डाउट है कि सर हमारे आसपास की हवा अगर हमारे पे इतना प्रेशर लगा रही है, और लगा ही रही है सही में, और प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, तो जब हमारे पे इतना प्रेशर लग रहा है तो सर हमें कुछ फील क्यों नहीं हो रहा कि यार कुछ तो दब रहा है, कुछ तो ये हो रहा है, कुछ तो वो हो रहा है, कुछ तो फील होना चाहिए था ना सर। बिल्कुल सही बात है यार। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब अपने को ये, अच्छा सवाल ही उठता है सर ये फील क्यों नहीं हो रहा अपने को? देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर आपको ये चीजें दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए आई एम हैविंग दिस स्मॉल बॉटल इज देयर विद मी। तो अभी देखो, बॉटल के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, बॉटल के बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। सो बॉटल के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड इट। बॉटल के बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आउटसाइड इट। नाउ जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग ऑन बोर्ड, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लुक एट द बोर्ड एवरीवन। सो बॉटल के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सक ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इनसाइड द बॉटल इनटू माय माउथ। तो मैं बॉटल के अंदर से मॉलिक्यूल्स को निकाल के अपने मुंह के अंदर सक इन करूंगा। सो देखो, क्या किया मैंने? व्हाट आई डिड वाज, ये जो बॉटल के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, इन मॉलिक्यूल्स को मैंने अपने माउथ के अंदर सक इन किया, जिसकी वजह से बॉटल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे मेरे माउथ के अंदर आ गए। तो बॉटल के अंदर बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स बचे। अगर बॉटल के अंदर बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स बचे तो बॉटल के अंदर का प्रेशर हो गया बहुत ही कम, और बॉटल के बाहर का प्रेशर है ज्यादा। तो बॉटल के बाहर का प्रेशर ज्यादा, बॉटल के अंदर का प्रेशर कम, जिसकी वजह से बॉटल पे क्रशिंग इफेक्ट आया। क्या आया बेटा? क्रशिंग इफेक्ट आया। तो आपको क्या लगता है, इस बॉटल को मैंने क्रश किया? नहीं, बिल्कुल मैंने क्रश नहीं किया। इस बॉटल को बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसके चीथड़े उड़ा दिए, क्रश किया। अब देखो इसका रिवर्स करता हूं मैं तुम्हारे सामने। ट्राई टू फील द सब्जेक्ट, द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। इधर देखो। सो देयरफॉर मैं इसका रिवर्स कर रहा हूं। अभी मैं इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स को डालूंगा अपने माउथ से। तो देखो, क्या ये बॉटल वापस से फूल गई? यस 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 यस।
इस छोटे से एक्सपीरियंस से हमें यह साबित हो चुका है, खड़े खड़े आज इस कक्षा में आपके टीचर ने प्रूव कर दिया है बोर्ड पे, मॉलिक्यूल ही प्रेशर है, प्रेशर ही मॉलिक्यूल है। यस सर, यस सर। सो बॉटल के अंदर जब तक मॉलिक्यूल्स थे तब तक बॉटल के अंदर प्रेशर था। जैसे ही मॉलिक्यूल निकाले, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर बचा नहीं, क्रश हो गया, क्रश हो गया, क्रश हो गया। एंड आपको पता है धरती पे जैसे आप अलग अलग टोपोग्राफी है ना, धरती पे ज्योग्राफी चेंज हो रही है, तो धरती के अलग अलग टोपोग्राफी पे जैसे जैसे ज्योग्राफी चेंज हो रही है बेटा, हर जगह का प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है। जैसे आप लोगों ने बहुत बारी नोटिस किया होगा कि बड़े सारे लोग जब पहाड़ पे धरती की सतह से ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पहाड़ की ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, 15,000 फीट समथिंग लाइक दैट। जैसे मान लो नथुला पास वगैरह पे गए, जैसे मैं नथुला पास गया था बहुत साल पहले, है ना, तो नथुला पास पे मैंने ऑब्जर्व किया कि बड़े सारे लोगों के टॉप तक पहुंचते पहुंचते बड़े सारे लोगों के आंख, कान, नाक, मुंह से खून निकलने लग रहा है। बड़े सारे लोगों को ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, बल्कि वहां पर टॉप पर पहुंचकर मेडिकल कैंप्स भी लगते हैं। तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जैसे जैसे हम धरती की सतह से ऊपर जाते चले जाते हैं, हमारे आसपास की हवा थिन होती चली जाती है। मतलब हमारे आसपास की हवा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते चले जाते हैं? कम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास का एयर थिन हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर मैं पहाड़ की चोटी पे झंडा लेके खड़ा हूं बेटा, पहाड़ की चोटी पे झंडा लेके खड़ा हूं, तो मेरे आसपास का दबाव बहुत ही कम है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर से फ्लो कर रहा है ना भैया। ये दिल का काम केवल लगना नहीं होता है गजोधर, समझ मेरी बात। ये दिल का काम केवल समझना नहीं होता है, दिल का असली काम पंप करना होता है ब्लड को। इट्स अ ब्लडी पंपिंग डिवाइस। ये तो तुमने इश्क विश्क में पता नहीं क्या बना दिया है दिल का, लेकिन असलियत में तो भाई इसका काम है पंप करना। एंड इट पंप्स द ब्लड एट अ सर्टेन प्रेशर। एंड आई होप आपके पेरेंट्स इस एज में होंगे, आपको एटलीस्ट एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो पता होना चाहिए। क्या होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर? पता है क्या किसी को? 80 mm 120 mm ऑफ Hg, 80 120 mm ऑफ Hg। अभी इसमें बच्चे पूछते हैं सर शरीर तो एक है, खून एक ही है, प्रेशर कैसे दो हो गए? 80 और 120 का क्या मतलब है? बेटा ये हार्ट है ना, दिस इज अ ब्लडी पंपिंग डिवाइस। तो जब ये पंप करता है तो ये कंप्रेस करता है। दो तरह के मोशन होते हैं ना, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक। तो जब ये कंप्रेस करता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ये रिलीज करता है तो प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घट जाता है। दैट्स व्हाई 80 120 mm ऑफ Hg measured by a device known as sphygmomanometer. Sphygmomanometer। वो जो डॉक्टर के पास बीपी मेजर करने की मशीन होती है, उसी को तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। है ना, उसी को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, वो जो बीपी मेजर करने की डिवाइस होती है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूं तो मेरे आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका दे आर वेरी लेस, थिन एयर है, तो द प्रेशर डिक्रीजेस। बट मेरा जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो तो अपने साधारण प्रेशर पे कर रहा है ना। इसके कारण जो शरीर के जो वीक सेक्शंस हैं, जैसे आंखें हो गई, कान हो गई, यहां वहां से खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कुछ साल पहले की बात है, अभी तो बंद हो गया, लेकिन जेट एयरवेज की फ्लाइट में लगभग यार 4.5-5 साल पहले की बात होगी, जेट एयरवेज की फ्लाइट में, फ्लाइट तो यार 35,000 फीट का ऊंचाई पे चलता है, 35,000 फीट की ऊंचाई पे एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है। अभी एयरक्राफ्ट 35,000 फीट की ऊंचाई पे मूव कर रहा है, तो आपको पता है हर एयरक्राफ्ट में एक प्रेशर मेंटेनिंग सिस्टम होता है, ताकि जो एयरक्राफ्ट के अंदर लोग बैठे हैं,
ताकि जो एयरक्राफ्ट के अंदर लोग बैठे हैं वो अनकंफर्टेबल फील ना हो, सांस लेने में तकलीफ ना हो। बेटा आपको पता है ये बहुत फेमस न्यूज हुई थी उस टाइम पे, जेट एयरवेज का जो क्रू है वो टेक ऑफ के टाइम कैबिन प्रेशर मेंटेनिंग सिस्टम ऑन करना ही भूल गया था। तो जब प्रेशर मेंटेनिंग सिस्टम ऑन करना ही भूल गए तो सारे पैसेंजर के आंख कान नाक मुंह से खून निकलने लगा, बहने लगा, ब्रेथलेसनेस फील होने लगी। तो दिस इज द रीजन वाई प्रेशर एक ऐसी शानदार चीज है। अगर तुम लोगों को इसका विपरीत देखना है तो पहाड़ की ऊंचाइयों पे ना जाके समंदर की सतह के नीचे जाओ। अभी थोड़ी देर कक्षा के अंदर आधा घंटा और रुको, मैं आज ही की क्लास में प्रूव करूंगा जैसे जैसे पानी की सतह के नीचे चले जाएंगे दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो मान लीजिए जैसे कोई सी डाइवर समंदर की सतह के मान लीजिए 30 मीटर नीचे, 40 मीटर नीचे, तो आप सभी लोगों को पता है कि आसपास का जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो लोग अपने साथ कंप्रेस्ड गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि वो कॉन्स्टेंटली उसी रेट से इनहेल करते रहें। प्रेशर इतनी शानदार और घातक चीज है। सबमरीन्स, आपने वो मूवी देखी गाजी अटैक? गाजी अटैक में सबमरीन 300 मीटर नीचे, 200 मीटर नीचे, समझ रहे हो बात को, और 200, 300, 350 मीटर नीचे इतना जबरदस्त प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पानी पूरा का पूरा उसके ऊपर क्रशिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है, पानी पूरा का पूरा उसके ऊपर क्रशिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। और तुम लोग तो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो भाई, हमारा धर्म और ईमान ही डिजाइन है, चीजों का डिजाइन करना। और डिजाइन का सबसे पहला असूल होता है लोड। लोड कितना, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे सामने एक चेयर रखी है, तो मुझे अगर इस चेयर का डिजाइन करना है तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कितने वजन का व्यक्ति इस चेयर पे बैठेगा, है ना। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि कितने वजन का व्यक्ति इस चेयर के ऊपर बैठेगा। एक बारी मुझे लोड पता चलेगा तभी तो मैं इस चेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मटेरियल, ये सब चीजें, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लोड। तो जैसे आप लोगों को एक सबमरीन डिजाइन करनी है जो कि 350 मीटर नीचे भी पानी में सस्टेन रहे, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 350 मीटर नीचे सबमरीन पे कितना दबाव लगेगा। अब आते हैं उस सवाल पे कि सर हमें क्यों नहीं फील हो रहा कि प्रेशर इतनी खतरनाक चीज है। वो तो है, तो सर अभी अभी आपने बोर्ड पे उस बॉटल के साथ जो कारनामा करके दिखाया, सर वो हमारे साथ भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास की हवा में उतनी ताकत है कि वो हमें क्रश कर सकती है। तो हम कैसे बच रहे हैं सर? बेटा ऊपर वाले का रहमो करम है, सही में ऊपर वाले का रहमो करम है कि आप बच रहे हो। द रीजन इज क्योंकि जो हवा आपके ऊपर दबाव लगा रही है उसी हवा को आप इनहेल भी कर रहे हो, तो आपके शरीर का अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसीलिए आपको हवा का कोई भी दबाव फील नहीं हो रहा है। लेकिन धरती की टोपोग्राफी के हिसाब से, धरती की जियोलॉजी कंडीशंस के हिसाब से, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीखना क्या है कि भाई धरती पे हर जगह लोकेशन टू लोकेशन प्रेशर सेम रहता है कि वेरी करता है? वेरी करता है। अब सुनो, दो तरह के प्रेशर्स हैं, एक है स्टैंडर्ड प्रेशर और एक वो प्रेशर है जो कि धरती पे हर जगह पे चेंज होता चला जा रहा है। भाई स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है रेफरेंस, और रेफरेंस चेंज नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो रेफरेंस वैल्यू 1.01325 बार, ये रेफरेंस वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, एक सेटअप है जो कि कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या धरती के सतह पर हर जगह पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? नहीं, चेंज होता रहेगा लोकेशन टू लोकेशन। इसलिए दो प्रकार के प्रेशर आपको पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री। द प्रेशर्स आर, एक तो अपना वही है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी गुड। और दूसरे प्रकार का प्रेशर होता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस। अब मेरी बात सुनो, स्टैंडर्ड प्रेशर तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन धरती की लोकेशन टू लोकेशन, आप जिस जगह पे खड़े हो, जहां कहीं भी खड़े हो, लोकेशन टू लोकेशन क्या चीज चेंज होता रहेगा? लोकल प्रेशर चेंज होता रहेगा, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहेगा। और यहीं पर एक और बात भी सीख लो लगे हाथों साथियों, जब कभी भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हमें कभी भी अपने कैलकुलेशन स्टैंडर्ड के बेस पे नहीं करने हैं, हमें अपने कैलकुलेशन हमेशा लोकल प्रेशर के बेस पे करने हैं। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं इन ऑल, चलो मैं डिक्टेट करा दूंगा बाद में, अभी पहले समझने पे ध्यान दो। Whenever during solving the numericals, always we should use the local pressure for calculation, जो कि बिल्कुल सही लॉजिक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं पहाड़ के टॉप पे खड़ा हूं, ठीक है, और पहाड़ के टॉप पे खड़े होकर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो भाई उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दौरान मेरे आसपास का जो प्रेशर होगा वो मेरे लिए भगवान है ना भाई, मुझे क्या लेना देना स्टैंडर्ड से, होगा अपने लिए होगा स्टैंडर्ड, भाड़ में जाए। लेकिन मेरे आसपास का प्रेशर ही तो मेरे लिए भगवान है, मेरा कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं जितने भी अपने कैलकुलेशन करूंगा मैं अपने आसपास के प्रेशर के बेस पे करूंगा, अर्थात मैं लोकल प्रेशर के बेस पे करूंगा, स्टैंडर्ड से मुझे क्या लेना देना। मान लो मैं समंदर की सतह के नीचे हूं, तो मैं जितनी भी अपनी कैलकुलेशन करूंगा वो मैं अपने आसपास के लोकल प्रेशर के बेस पे करूंगा, ना कि स्टैंडर्ड के बेस पे। तो आदमी देखिए, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज बता ऐसे, इसको समझाने के लिए मैं एक लाइन, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप लोग। आई वॉज इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो जहां पर मेरी असम में पोस्टिंग थी, तो हमारा जो अपना एयरफोर्स स्टेशन था असम में, जोरहाट में पोस्टिंग थी मेरी, तो वहां पर जो एयरफोर्स स्टेशन था उसके बाजू में ही ना पैरा ट्रूपर्स का भी स्टेशन था। तो हम लोग क्या कहते हैं, एमईएस का काम ही यही होता है, वहां पर सब सप्लाई करना, रोड्स बिल्डअप करना, रनवेज डेवलप करना, या जो भी सिविल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये वो जितना भी काम होता है स्टेशन का, वो सब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज संभालती है, एमईएस संभालती है। तो मेरी एक ऐसे ही पैरा ट्रूपर से हम लोग बात चल रही थी ऐसे ही, तो हम लोग तो एज अ सिविलियन जाते हैं, बट वो लोग वर्दी वाले लोग। तो अभी क्या है, तो मैंने उनसे पूछा, भाई दिन रात आप ट्रेनिंग करते हो, ये सब करते हो, तो उन लोगों ने बोला कि हम जो ट्रेनिंग करते हैं बेसिकली, लेकिन जब एनिमी के साथ कॉम्बैट होता है, मतलब जब एनिमी के साथ कॉन्टैक्ट होता है, हर बार परिस्थितियां अलग होती हैं। तो जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं डेली बेसिस पे, उनका सेम शेड्यूल रहता है, ट्रेनिंग, वही सेम सेट ऑफ चीजें रिपीट, सेम सेट ऑफ चीजें रिपीट। तो मैंने उनसे बोला, भाई ये जो ट्रेनिंग तुम लोग करते हो ये तो ऑलमोस्ट सेम सी है, लेकिन जब एनिमी के साथ कॉम्बैट होता है तो हर परिस्थिति में सिचुएशन अलग होती है, और जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपने ट्रेनिंग में चीजें करी हैं वही परिस्थिति डेवलप हो वहां पर, नहीं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हर बारी जो हमने ट्रेनिंग में किया है वो तो कुछ होता ही नहीं भाई, रियलिटी में जो परिस्थितियां डेवलप होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन फिर उन्होंने मुझे इसका बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने बोला उनकी जो ट्रेनिंग है वो उनका माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग की पावर इतनी स्ट्रांग कर देती है कि जब कोई अलग परिस्थिति भी उनके सामने आती है तो वो उतनी ही क्षमता से, उतनी एफिशिएंसी से डिसीजंस ले लेते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ट्रेनिंग हो गई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुनो, मैंने रिलेट कर रहा हूं इसको।
ट्रेनिंग हो गई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन असलियत में जब पैराट्रूपर का कॉम्बैट हो रहा है एनिमी के साथ, वो है लोकल प्रेशर। तो उस वक्त उस पैराट्रूपर ने ट्रेनिंग में क्या सीखा है, ओके वो होगा जी अपनी जगह, लेकिन उस वक्त क्या परिस्थिति है उसे उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा ना। इन द सेम मैनर, जिस जगह पर धरती पर आप खड़े हो, आपके लिए वही आपकी परिस्थिति है, वही आपका खुदा है, तो आप अपने कैलकुलेशन उसके बेस पे करोगे, आप अपने कैलकुलेशंस उसके बेस पे करोगे। समझ रहे हो बात को? तो आज के बाद से गेट के पेपर, हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में लोकल और स्टैंडर्ड सेम दे रखे हो, तो भाई फिर तो कुछ भी लेकर सॉल्व कर दो, लेकिन हमेशा हमें अपने कैलकुलेशन किसके बेस पे करने हैं, लोकल के बेस पे करने हैं, स्टैंडर्ड के बेस पे नहीं करने। आ जाओ, तो इन सब एग्जाम्पलों से एक और बात साबित हो जाती है, इन सब एग्जाम्पलों से एक और बात साबित हो जाती है कि धरती पे दो तरह के प्रेशर हो सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। यही दो तरह के प्रेशर हो सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसी परिस्थिति लेते हैं जिसके अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो अगर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, इसका मतलब नीली रेखा के ऊपर दिखाओगे बेटा, है ना? तो इसे मैंने मान लिया ए पॉइंट, और ए पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, मैंने मान लिया 2.01325 बार, 2.01325 बार। कृपया करके बोर्ड की तरफ देखें। अब ये जो प्रेशर मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा, विच इज 2 पॉइंट, मान लो किसी जगह का मान लो समंदर की सतह के आप कहीं पर नीचे गए, वहां का प्रेशर 2.01325 बार है। अब इस प्रेशर को दो तरीके से नापा जा सकता है, नापने के तरीके हैं, दो तरीके से नापा जा सकता है। देखो, विज्ञान में सबसे पहला और सबसे सरल तरीका तो वही है कि भाई जीरो से नापो। कहां से नापो? जीरो से नापो। तो अगर आप इसी चीज के प्रेशर को जीरो से नाप रहे हो, तो जीरो से नापने पे आपको जो प्रेशर मिलेगा उसको एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए कहा जा सकता है। सो ऑल दोज प्रेशर्स व्हिच आर मेजर्ड फ्रॉम जीरो प्रेशर लाइन आर नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। वेरी गुड। तो फिर ये गेज प्रेशर क्या होते हैं? देखो, अगर आप जीरो से मेजर ना कर अगर आप एटमॉस्फेयर को रेफरेंस मान के उसी प्रेशर को मेजर करते हो, तो जो प्रेशर आएगा दैट इज गेज प्रेशर। तो जो प्रेशर आएगा दैट इज गेज प्रेशर। तो जो प्रेशर आएगा दैट इज गेज प्रेशर। तो बेसिकली अगर आप जीरो से मेजर कर रहे हो तो एब्सोल्यूट है, लेकिन एटमॉस्फेयर को रेफरेंस मान रहे हो और फिर मेजर कर रहे हो तो गेज है। कहने का मतलब है गेज को मेजर करते वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लेना है? जीरो। जीरो रेफरेंस लेना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लेंगे? जीरो लेंगे। इधर देखिए कृपया करके, प्लीज, इट्स माय हम्बलेस्ट ऑफ रिक्वेस्ट, काइंडली कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। एक क्षण के लिए भी पलक मत झपका लेना, बहुत जबरदस्त चीजें चल रही हैं बोर्ड पे। तो साथियों, उसी ए पॉइंट का प्रेशर, अच्छा एक और बात, कुछ कुछ नादान परिंदे, प्रेशर चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर को मेजर करने की टेक्निक चेंज हो रही है। प्रेशर तो उतना ही है, अपनी जगह पे ही है। उस प्रेशर को आप अगर यहां से नाप रहे हो तो एब्सोल्यूट कह रहे हैं, और यहां से नाप रहे हो तो उसे गेज कह रहे हैं, गेज कह रहे हैं। So pressure is not changing, the method of representation of that pressure is changing. So अगर आप A point के प्रेशर को अगर आप 2.01325 बार लिखते हो, तो ये जो A पॉइंट का प्रेशर है इसे आप क्या कहोगे? एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ A। और अगर इसी A पॉइंट के प्रेशर को आप, अच्छा देखो गेज के टर्म्स में कैसे लिखोगे? 2.01325 बार में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लिया, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लिया तो बेटा गेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर जीरो मान लिया तो ये गेज के टर्म्स में कितना लिख सकते हो? 1 बार। सो एट PA गेज इज 1 बार। तो प्रेशर चेंज नहीं। अच्छा, ये दोनों अलग अलग प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेम प्रेशर? सेम प्रेशर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
लेकिन एक व्यक्ति वहां से नाप रहा है, इट इज समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और ये है कोई पॉइंट ए और ये है कोई पॉइंट बी, समझो। तो कोई बी पॉइंट से मेरी दूरी को नाप रहा है और कोई ए पॉइंट को रेफरेंस मान के मेरे वहां से दूरी नाप रहा है। क्या दोनों गलत हैं कि सही हैं? दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है। बी वाला बोलेगा कि आप मेरे से इतनी दूरी पे हो और ए वाला बोलेगा कि आप मेरे से इतनी दूरी पे हो, दोनों ही सही हैं। लेकिन क्या इन सब चीजों में मैं परिवर्तित हुआ? नहीं। कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों के, कुछ पल्ले पड़ रहा है। इधर देखो, इधर देखो। और कितने बच्चे एक छोटी सी और ब्यूटीफुल बात समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। Absolute pressure is always atmospheric pressure plus gauge pressure. So this is a very, very famous question which is asked in the papers. So therefore, absolute pressure is always atmospheric pressure plus gauge pressure. It is always atmospheric pressure plus gauge pressure. Excellent, बच्चों, excellent. Look here, kindly look here. It's my humblest of request. एक और सवाल। अब धरती पे कुछ ऐसे भी प्रेशर हो सकते हैं विच आर लेस देन एटमॉस्फेरिक, ऐसे भी तो हो सकते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो एक कमरा है, तो इस कमरे के अंदर 1.01325 बार का प्रेशर है। अभी जो इधर हवा है वो 1.01325 बार का प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे कमरे को सील कर दिया चारों तरफ से। और अगर मैंने इस कमरे को पूरी चारों तरफ से अगर सील कर दिया और सील करके मैंने इसके अंदर क्या लगाया, मान लीजिए वैक्यूम मशीन्स लगा दी, तो वैक्यूम मशीन्स क्या कर रही हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स को सक आउट कर रही हैं इस कमरे से बाहर। तो क्या इस कमरे का प्रेशर 1.01325 बार से कम हो जाएगा? यस सर। मान लो 0.5 बार। तो इस तरह के प्रेशर को ही तो वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। धरती के वो सारे प्रेशर जिनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है आर नोन एज वैक्यूम प्रेशर। तो बच्चों इधर देखो जरा, कैसे दिखाएंगे भाई वैक्यूम प्रेशर वाला पॉइंट इसके नीचे होगा, मान लीजिए बी पॉइंट। अब ये बी पॉइंट का प्रेशर हम दो तरीके से नाप सकते हैं। क्या, कौन सा दो तरीका? या तो आप नापिए जीरो प्रेशर लाइन से, तो जब आप जीरो प्रेशर लाइन से नापोगे दिस विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ बी, एंड अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नापोगे तो दिस विल बी गेज प्रेशर ऑफ बी। लेकिन कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि इस बारी ये गेज प्रेशर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओ माय गॉड, देखो कितनी प्यारी बात सीखने को मिल रही है। गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर तो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। फिर से बोल रहा हूं, गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन भाई जीरो से कुछ भी चीज मेजर कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। जीरो से कुछ भी चीज मेजर कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि क्योंकि बच्चे ये पूछेंगे सर जब हम जीरो से मेजर कर ही रहे थे तो बेफालतू में ये गेज दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि एक मेथड तो था ही हमारे पास कि जीरो से मेजर करेंगे। तो फालतू में सर साइंटिस्ट लोगों में इतनी चुल क्यों जाग गई कि सर मतलब दूसरा मेथड क्यों डिवाइस किया। देखो मैं इसके पीछे सोच बताता हूँ। मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट लोगों का ना सोच एकदम वंडरफुल है। अगर तुम उनसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझने लगो ना तो बहुत मैच्योर हो जाओगे साइंस के अंदर। मैं सोच समझाता हूं आपको। देखो इसके पीछे सोच ये है कि हम जहां कहीं भी हैं, धरती पर कहीं पर भी हम हैं, तो हम लोग हमेशा किसी ना किसी एनवायरनमेंट से तो सराउंडेड रहेंगे ही रहेंगे। और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हम पे दबाव लगाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो फॉर एग्जांपल हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कुछ है और वो हम पे एक दबाव लगा रहा है,
तो एज एन इंजीनियर मेरे लिए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा ही प्रेजेंट है, हमेशा ही प्रेजेंट है जनरल ज्यादातर जगह। तो मेरे लिए एज एन इंजीनियर ये ज्यादा मायने रखता है कि जहां पर मैं खड़ा हूं उस जगह की वैल्यू स्टैंडर्ड रेफरेंस से कितनी ज्यादा है या स्टैंडर्ड रेफरेंस से कितनी कम है। क्योंकि भाई स्टैंडर्ड रेफरेंस जितनी तो एक्सपेक्टेड है कि हर जगह होगी होगी, लेकिन फिर मायने ये रखता है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह पे स्टैंडर्ड रेफरेंस से कितना ज्यादा है या स्टैंडर्ड रेफरेंस से कितना कम है। स्टैंडर्ड रेफरेंस से कितना ज्यादा है या स्टैंडर्ड रेफरेंस से कितना कम है। डोंट वरी, थोड़ा सा लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी। हाँ, इट्स बैक। इधर देखो, लुक हियर ऑन द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, ये सुन मजा आएगा। मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और किसी ने मुझे 2 रुपए दिए मेरे पास 10 रुपए हैं और किसी ने मुझे 2 रुपए दिए और मैं सड़कों पे जाके चिल्लाने लगूं मेरे पास तो 12 रुपए हैं, 12 रुपए हैं, 12 रुपए हैं। मूर्ख है तू भैया, 10 रुपए तो तेरे पास पहले से थे, आपके पास केवल 2 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं और तुम चिल्लाए जा रहे हो मैं तो 12 हो गया, 12 हो गए मेरे पास। लेकिन तुम्हारे लिए असलियत में मायने क्या रख रहा है? 2 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं और किसी ने मेरे से 2 रुपए ले लिए तो मैं सड़कों पे जाने के चिल्लाने लगूं भाई मेरे पास 8 रुपए, 8 रुपए। अबे 8 रुपए मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा है 2 रुपए जो तेरे से ले लिया गया। मायने रख रहा है 2 रुपए जो तेरे से ले लिया गया। आर यू गेटिंग? यस, दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द साइंटिस्ट बिहाइंड डेवलपिंग दिस गेज। कि भाई इतना तो है ही, लेकिन एक इंजीनियर के लिए यह मायने ज्यादा रखता है कि भाई उतना तो है ही, उससे ज्यादा कितना या उससे कम कितना। इसीलिए गेज का जन्म किया। दैट वी आर गोइंग टू शो इन टर्म्स ऑफ गेज। वेरी गुड। अच्छा, एक और, अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आखिरी 2-3 पॉइंट्स लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं इस टॉपिक पे इतना जोर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इस टॉपिक से एक तो इंटरव्यूज में बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो आगे मैनोमेट्री की बैंड बज जाएगी। इसीलिए टीचर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसका रीजन होता है बच्चों, रीजन होता है हर चीज का। कह सकते हैं साकेत, फुले साकेत कह सकते हैं बेटा, यू कैन से सो। लुक हियर, the thing is you have written that absolute pressure is atmospheric pressure plus gauge pressure. So if it is atmospheric plus pressure plus gauge pressure, then how many of you can understand कि अगर ये चीज तुम इस पे लगाओगे B वाले पॉइंट पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर सही होगा कि गलत होगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान दीजिए, ये जो गेज प्रेशर है ना, यहां पर गोल्डन रूल होता है दैट ड्यूरिंग अवर कैलकुलेशन गेज प्रेशर मस्ट बी टेकन विद साइन। दिस गेज प्रेशर मस्ट बी टेकन विद साइन। दिस गेज प्रेशर मस्ट बी टेकन विद साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब देखो, अब सही हो जाएगा। कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज है ना, साइन के साथ पुट करेंगे ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर। वंडरफुल। सो ऑलवेज ड्यूरिंग योर कैलकुलेशन यू मस्ट टेक द गेज प्रेशर विद साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लीजिए। पॉजिटिव कब होगा? जब मोर देन एटमॉस्फेरिक होगा। नेगेटिव कब होगा? जब लेस देन एटमॉस्फेरिक होगा। आखिरी पॉइंट, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है कि आज के बाद से गेट और ईएस के पेपर में हमसे कभी भी कोई प्रेशर पूछे,
बोले फाइंड द प्रेशर, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछे, हमें हमेशा हमारा फाइनल आंसर जो है वो किसके टर्म्स में देना है, गेज के टर्म्स में देना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन है, और वो आपसे बोलता है फाइंड द प्रेशर एट द थ्रोट ऑफ द वेंचुरीमीटर, फाइंड द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन, फाइंड द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ दिस। हमेशा हमें अपना आंसर किसके टर्म्स में देना है, गेज के टर्म्स में देना है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। अगर एग्जामिनर को आपसे एब्सोल्यूट पता करवाना है तो एग्जामिनर मेंशन करेगा क्वेश्चन पेपर में। तो जब तक एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में मेंशन ना करे तब तक कभी भी नहीं, तब तक कभी भी नहीं। हमेशा अपना जवाब क्या देना है, गेज। हाँ, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में लिख दे कि एब्सोल्यूट निकालो तो फिर कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो निकालना ही। और एब्सोल्यूट निकालना कोई बहुत टेढ़ी खीर है, नहीं, गेज निकालेंगे, उसमें एटमॉस्फेयर को ऐड कर देंगे। अब एक गुरु मंत्र लेकर जाओ। अच्छा, पहला ही गुरु मंत्र है मेरे ख्याल से इस सब्जेक्ट में। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम और डेप्थ में बढ़ते चले जाएंगे इस सब्जेक्ट में, मैं धीरे धीरे करके आपको ढेर सारे गुरु मंत्रास इस सब्जेक्ट में देता चला जाऊंगा, जो कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी करेंगे। ठीक है, सो गुरु मंत्रास, द गुरु मंत्र इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, you want the final answer in terms of gauge, then मेरे बच्चे, अगर तेरे को फाइनल आंसर गेज में चाहिए तो तू अपना डेटा भी, जो फॉर्मूले के अंदर जो डेटा पुट करोगे, इक्वेशन में जो डेटा पुट करोगे, वो भी गेज के टर्म्स में पुट करो ना, तो ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर किसके टर्म्स में आ जाएगा, गेज के टर्म्स में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग क्या करते हो न्यूमेरिकल्स में, अगर मान लो आपको फाइनल आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो आप पहले से ही सारा का सारा डेटा सेंटीमीटर में पुट कर देते हो ताकि फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आ जाए। सेम मैनर में, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहा हूं, सो बर्नौलीज इक्वेशन होती है P1/W प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/W प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P2, फाइंड द वैल्यू ऑफ P2। तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P2, इसका मतलब आपको क्या आंसर देना है, गेज प्रेशर एट P2 का आंसर देना है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको P1 को भी किस में पुट करना चाहिए, गेज में पुट करना चाहिए। जब आप P1 को गेज में पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनल आंसर गेज में आ जाएगा। But the most important and the golden rule is this pressure which you will put in your numerical to get the final answer in gauge, it must be taken with sign. मैंने ना जाने कितनी बच्चों को डूबते हुए देख लिया, वो सब पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में ना ये सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, एक एक शब्द मायने रखता है न्यूमेरिकल का। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सीधा क्वेश्चन पेपर में बता देगा कि माइनस साइन ले लो? बेटा बहुत चालाक है, बहुत चालाक और चंट आदमी है एग्जामिनर, बहुत चालाक और चंट आदमी है। सीधा कभी लिख के नहीं देगा कि माइनस साइन लीजिए, बल्कि लैंग्वेज को तोड़ मड़ोड़ के कहेगा द प्रेशर एट द थ्रोट ऑफ वेंचुरीमीटर इज 50 किलो पास्कल वैक्यूम। खेल गया जीवन से। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, वो लोग 50 किलो पास्कल लेकर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। गलत है, 50 किलो पास्कल वैक्यूम लिख रखा है, मतलब -50 लेना था कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में मतलब -50 लेना था, -50 लेना था कैलकुलेशन में। वेरी गुड, कंप्लीट बैच। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, कुछ फील आया, कुछ विजुअलाइजेशन आया कि प्रेशर क्या होता है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। देखो, एक बच्चा जरा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताओ भाई। वंडरफुल। वंडरफुल।
यस, समझ आ गया, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अगर सब बच्चों को समझ में आ गया है तो ये डायग्राम कंप्लीट करो पहले तो। पेज नंबर 39 पे पेज नंबर 39 पे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो ना, साइंस जब समझ में आती है तो मजा आता ही है यार। बुरा मत मानिएगा, लेकिन 4 साल आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आपका जबरदस्त शोषण किया है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है, तुम लोग एग्री करोगे मेरे से। 4 साल उन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों ने तुम्हारा इतना जबरदस्त शोषण किया है जिसके कहने की हद ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेन नॉलेज से शोषित रखा गया, वंचित रखा गया, इसलिए तुम शोषित हो। और तकलीफ ये नहीं है कि चलो शोषण किया गया, शोषित रखा गया, तकलीफ ये है कि बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसके साथ शोषण हो रहा है। आयरनी ऑफ लाइफ, बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसके साथ शोषण हो रहा है। और आज 4 साल बाद बच्चे की ऐसी दुर्गति है, इतनी बुरी हालत है बच्चों तुम लोगों की। अगर तुम अभी भी नहीं जागृत हुए ना, अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम बहुत बड़े ट्रबल में हो, ये समझ जाओ तुम लोग। भाई 4 साल इंजीनियरिंग में एक बड़ी डिग्री के साथ तुम्हारे अरमान क्या होने चाहिए थे? तुम्हारे अरमान होने चाहिए थे कि तुम्हारी यू आर डूइंग अ हायर डिग्री, तो हायर डिग्री के साथ तुम्हारे अरमान होने चाहिए थे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में निखार आए, तुम्हारे कैरेक्टर में निखार आना चाहिए था 4 साल में, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल में निखार आना चाहिए था 4 साल में, तुम्हारी नॉलेज के स्तर में तो भयानक चेंज आना चाहिए था 4 साल की डिग्री में, तुम्हारे मैच्योरिटी लेवल में इंक्रीज आना चाहिए था। परंतु तकलीफ यही है पूरे जीवन की कि 4 साल एक हायर डिग्री करने के बाद हमें ये सब मिलना चाहिए था, ससुरा ये सब तो छोड़िए, उल्टा डिग्रेडेशन होता चला गया हर दिन। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये कोई भाई इसमें कोई छुपा हुआ फैक्ट थोड़ी ना, ये तो सच्चाई है। लेकिन तकलीफ वही है ना, जो टीचर आके तुम्हें सच्चाई बता दे वही तो कड़वा टीचर है। बोलूंगा जरूर कड़वा, लेकिन बेटा बात दिल पे हिट होनी चाहिए सीधा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि सोचते होंगे 11th-12th क्लास में उनका दिमाग ज्यादा फर्टाइल था, ज्यादा अरमान थे उनके, ज्यादा कर गुजरने की ताकत थी उनके अंदर 11th-12th क्लास में। लेकिन 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री जहां पर आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए था, अपग्रेडेशन होना चाहिए था लाइफ के अंदर, हर दिन तुम्हारा शोषण कर करके डिग्रेडेशन की ओर ले जाया गया। और आज ऐसी दुर्गति है तुम लोगों की, क्षमा करना बच्चों, लेकिन सही में ऐसी दुर्गति है तुम लोगों की कि मानसिक तौर पे इतना पिछड़ा बना दिया गया है तुम्हें कि तुम कुछ अच्छा करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ अच्छा अपने लिए सोच भी नहीं पा रहे हो। बच्चा, अभी मैं कल शाम को ऑफलाइन क्लास लिया इधर भुवनेश्वर में, अरे बच्चे की इतनी बुरी हालत कर रखी है कि कुछ अच्छा करना तो छोड़िए, बच्चा सोच भी नहीं पा रहा है कि वो कुछ अचीव कर पाएगा। मतलब इतना, क्योंकि आज की डेट में तुम सोचते हो यार मैं गेट का पेपर, फिर ना एकदम से काउंटर अटैक मन में आ जाता है, यार कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर ये हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चा खुद भी सोच नहीं पा रहा है खुद के मन से कि भाई क्या होगा। हद्दी है, क्या करें क्या करें। कोई बात नहीं, परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन ही तो स्ट्रगल है भाई। सबसे तकलीफ दे चीज क्या है? परिवर्तन ही तो स्ट्रगल है।
अरे ससुरों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट लूंगा, कुछ ऐसी मन में आ रहा है, अभी व्यक्त करने दो मुझे। टीचर के मन में जब भी कुछ आए तो वो व्यक्त हो जाना चाहिए, उससे तुम्हारा भला ही होता है। तुम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने आप को परिवर्तित करना। चेंज इज योर बिगेस्ट चुनौती, परिवर्तन। उसके पीछे कारण यह है, 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में तुमने लफंडरबाजी करी, इधर उधर की बातें करी, यारी दोस्ती बना के देख ली, दुनिया जहान के सारे कांड करके देख लिए। क्या मिला अंत में? अंत में क्या मिला? ढाक के 3 5 सब 0 हो गया ना। ऊपर से तुम शायद ज्यादा ईगो में रहते हो, लेकिन मुझे पता है अंदर से तुम्हारे सब खोखला है, खत्म है। ना तो मैच्योरिटी है, ना कैरेक्टर है, ना नॉलेज है, कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछो ना, मैं लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं यार, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। वो गूदा ही नहीं बचा, खत्म कर दिया। और तुम खुद सोच के एक बारी देखो भाई, कितने साल के तुम लोग ज्यादा से आप मेरे सामने बैठे होगे, 20 साल 20 से 23 के एज ब्रैकेट के बच्चे होंगे मेरे सामने इस क्लास को अटेंड करने वाले। भाई 20 साल तुम्हारी उम्र में 4 साल इंजीनियरिंग के थे, अर्थात एक तरह से 20 से 30% ऑफ योर लाइफ वॉज गिवन टू समथिंग क्रूशल। और ऐसा नहीं को कुछ भी बच्चों वाला फेज दे दिया, अबे क्रूशल फेज दिया तुमने इंजीनियरिंग को। भाई 20 से 30% जिंदगी का, अभी तक की जिंदगी का तुमने एक ऐसा कांड कर दिया जहां कुछ मिला ही नहीं। उल्टा तो वो 4 साल ने ऐसी ऐसी आदतें बना दी, ऐसा ऐसा माइंडसेट बना दिया कि तकलीफ ही तकलीफ है। आज की डेट में तुम कुछ अच्छा करना भी नहीं चाह पा रहे हो। तो तुम्हारे लिए बच्चों सबसे बड़ी चुनौती है ये, अपने आप में परिवर्तन लाना। बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। और ये परिवर्तन लाना ही तुम्हारी असली स्ट्रगल है। लोग कहते हैं ना कि तैयारी एक स्ट्रगल है। तैयारी इसीलिए ही स्ट्रगल है क्योंकि बच्चे को अपने अंदर परिवर्तित लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। पिछले 20 साल से तुम जो कांड कर रहे हो, उस कांड से रिजल्ट तो मिला नहीं, तो सेम मार्ग पे चल के आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपको अभी रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे ये बताओ भाई। सेम 20-21 साल से एक राह पे चल रहे हो, उसी राह को, उन्हीं आदतों को, उन्हीं माइंडसेट को अगर तुम फिर से कंटिन्यू करते रहे तो तुम्हें क्या लगता है सेम राह पे चलने से अलग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं क्या? तो बेटा राह में परिवर्तन तो करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी तो लानी पड़ेगी, ठीक चीजें करनी पड़ेंगी, और वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। नहीं तो चॉइस आपकी है। घिसवाना देखो तुम्हारा ही चॉइस है भाई। या तो उन चीजों को कंटिन्यू करते करते जिंदगी भर घिसवाते रहो, जिंदगी भर घिसवाना है, फिर हैंड टू माउथ सिचुएशन में जिंदगी भर घिसवाते रहिएगा। या दूसरी चॉइस है अपने आप में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन करने की कोशिश करो, लेकिन वो परिवर्तन करना ही तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। क्योंकि परिवर्तन करना जो है, आज पाठक सर की बात सुन ली, आज हम सब सही कर लेंगे, कल से सुबह 5 बजे खड़े हो जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, 6 घंटे ही सोएंगे, अच्छा माइंडसेट रखेंगे। आज तुम कर लोगे, फूले पड़े हो ना, फूले पड़े हो, हवा भर दी पाठक सर ने। कल क्या फुस्सी बम निकल आओगे फिर से। तुम भी जानते हो, अबे अब कोई बच्चे थोड़ी ना हो, दिल के किसी कोने में तुम भी जानते हो कि तुम्हारी कौन सी आदत सही है और कौन सी आदत गलत है। तो जब तुम कल से सही आदत को चूज करने की कोशिश करोगे ना, उसमें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना ही तो दिक्कत है। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, चौथे दिन वापस ढाक के। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 20-21 साल की बुरी हरकतें, बुरी आदतें, सारी चीजें, लाइफ की बैंड बजा दी तुम लोगों ने।
वो 20-21 साल की चीज एक दिन में तो चेंज नहीं होगी। यही तो स्ट्रगल है, एक दिन में तो चेंज नहीं होने वाली है। दैट इज द मेजर स्ट्रगल इन स्टूडेंट लाइफ। तुम्हें कॉन्टिन्यूअस एफर्ट चाहिए कुछ अच्छी आदत के लिए। ये अच्छी आदत क्या है, बुरी चीज क्या है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम अब बड़े हो चुके हो, थोड़े मैच्योर हो चुके हो, और मेरा ऐसा मानना है तुम दुनिया को पागल बना सकते हो। अरे लेकिन खुद के दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में तो तुझे भी पता होगा दीनानाथ कि क्या सही है और क्या गलत है, तुझे भी पता है। लेकिन जो 20-21 साल की बुराइयां हैं वो उस सही चीज पे पूरी तरह से हावी रहती हैं। 1-2 दिन करने के बाद फिर वापस खत्म। दैट इज द प्रॉब्लम। और इसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार ये है फ्लो ऑफ थॉट्स, माइंड। फ्लो ऑफ थॉट्स, माइंड। इसके बारे में भी मैं चर्चा कर। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है आज की डेट में। तुम्हारे 2 दुश्मन हैं सबसे बड़े। तुम्हारे 2 दुश्मन हैं आज की डेट में सबसे बड़े। तुम्हारे परिवर्तन की राह में 2 सबसे बड़े दुश्मन, एक तो ये है, ये तो सबसे बड़ा है, इस मतलब ये तो परे है बिल्कुल, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन ये है, ये मेरे हाथ में जो है ये दूसरा दुश्मन है। ये फिर भी कम है, क्योंकि अगर ये सुधर जाएगा तो ये फिर भी कंट्रोल में आ जाएगा। भैया 2 ही दुश्मन है, ये तो मेजर दुश्मन है, और वो मोबाइल छोटू दुश्मन है, लेकिन वो भी है बहुत बड़ा दुश्मन। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम बड़े दुश्मन पे फतेह पालोगे ना, अपने मन पे फतेह पालोगे, तो ऑटोमेटिकली वो छोटा वाला दुश्मन इतनी तकलीफ नहीं देगा तुम्हें। तुम्हारे परिवर्तन की राह का सबसे बड़ा रोड़ा ही ये है, तुम्हारा मन, तुम्हारा माइंड। आप कोई भी अच्छी आदत लेना, कोई सी भी अच्छी आदत ले ले। सर कल से मैंने डिसाइड किया है कि सर मैं ना 6 आवर्स की ही स्लीप लूंगा, और सर 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोऊंगा। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर माई बॉडी टू वर्क इन फुल एफिशिएंसी। सर मैं सिर्फ 6 घंटे सोऊंगा। जैसे ही तूने ये सोचा कि भाई मैं 6 घंटे ही सोऊंगा, ये एक अच्छी चीज है, सर अब प्रिपरेशन के फेज में, प्रिपरेशन छोड़िए सर, पूरे लाइफ टाइम में हम लोग एक सर्टेन लेवल पे 6 घंटे की नींद इज रिक्वायर्ड, वेरी गुड सर। जैसे ही तू ये सोचेगा, शीघ्र तेरा मन उसका काउंटर अटैक करेगा। क्योंकि मन जो तुम्हारा है ना, वो 21 साल की बुरी आदतों से बना हुआ है, फील्ड अप है, तो मन तुरंत उसका काउंटर अटैक करेगा। अरे 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, 8 घंटे सोए बिना तो कुछ होगा ही नहीं। अगर 8 घंटे सोना ही जरूरी है तो तुम तो 12 घंटे सोकर भी लेजी रह रहे हो। मूर्खों, जाग जाओ। तुरंत माइंड काउंटर करेगा उस चीज को। सर कल से मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, सर सुबह मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, और ना सर जो भी मेरा बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है मैं उसे करूंगा सर। तुरंत माइंड उसे काउंटर कर देगा। अरे पागल है क्या, कौन उठता है 5 बजे, कौन क्या करता है? तुम करो तो सही, एक भी तुम अच्छी चीज सोच के दिखा दो। जैसे ही तुम अच्छी चीज सोचोगे, शीघ्र तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से कुछ ना कुछ विपदा उठा के ये फेंक देगा तुम्हारे सामने। एंड दैट इज द ह्यूज ट्रबल। और तुम इसके ट्रैप में हो इस वक्त, बहुत भयानक ट्रैप में हो, क्योंकि 20-21 साल, खासकर ये इंजीनियरिंग वाले 4 साल, क्योंकि चलो उससे पहले बच्चे थे, ज्यादा नहीं पता था, लेकिन ये जो 4 साल जो भी कर्म कांड किए हैं ना बच्चे, वो यहां फिट हैं। और जब वो यहां फिट हैं तो कुछ भी तू परिवर्तन लाएगा तो तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, पहले वही काउंटर कर जाएगा। और तुम लोग इतने वीक हो, वीक ही बोलूंगा,
तुम लोग इतने खोखले हो अंदर से और तुम लोग इतने वीक हो अंदर से कि तुम लोग उस माइंड के झांसे में आके बस वो एक बारी काउंटर तो करे, तुम उसी राह चलना शुरू हो जाते हो। हाँ यार ठीक तो है, 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही होती है, यहां तक खाना ठूसना तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। आज चलो मैंने कुछ एक डिस्कशन किया, मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज देता हूं आज, ऐसे स्टूडेंट लेवल एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज देता हूं और इस एक्सरसाइज को करने के 2-3 दिन भी दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। 2 दिन बाद जो हमारी क्लास होगी फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसमें मैं तुम्हें पूछूंगा कि तुमने कुछ देखो बंदे को, देखिए सबसे पहली स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट आत्मचिंतन करे और वो समझ जाए कि वो तकलीफ में है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही यही है कि वो लोग अपने आप को सूरमा समझते हैं और वो रियल प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते कि वो लोग ट्रबल में हैं। तो जब तक तुम अपने ट्रबल को नजरअंदाज करते रहोगे तो क्या वो ट्रबल खत्म थोड़ी ना हो रहा है, वो ट्रबल और ज्यादा एक्सपोनेंशियली एग्जैजरेट होगा। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है डायग्नोस करें। भाई डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर डायग्नोस करता है ना कि भाई अच्छा बीमारी है। मान लो एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, ईश्वर ना करे किसी को, मान लो किसी को कैंसर है, तो भाई कैंसर का ट्रीटमेंट तो तभी हो पाए, डॉक्टर तभी कर पाएगा ना, पहले तो पेशेंट को समझना पड़ेगा ना, आत्मगिलानी करनी पड़ेगी। हाँ भाई ये तकलीफ है मेरे साथ। जब तक पेशेंट वो चीज नहीं समझेगा कि हाँ यार प्रॉब्लम तो है, चलो इसको फाइट आउट करते हैं, तब तक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। सेम मैनर में तुम लोग जो 20-21 साल से कांड किए हुए हो, पहले तो इसको तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। हाँ सर हम लोग ट्रबल में हैं और हमारा माइंड हमारे साथ खेल खेलता है, पहले तो तुम्हें वो समझना पड़ेगा। जब तुम वो एक फ्रेम समझ जाओगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे होता है, तब जाके डॉक्टर डायग्नोसिस शुरू कर पाएगा। तो और ये डायग्नोसिस मैं तो कर नहीं सकता, ये तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक एक्टिविटी दे रहा हूं, 2 दिन बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तुम ना जरा इस पे फोकस रखना अगले 2 दिन, अगले 2 दिन तुम जरा इस पे फोकस रखना कि ये तुम्हारे साथ कैसे कैसे खेलता है। जैसे ही तुम पढ़ने बैठे, तुमने आज सोचा यार पूरे कंसंट्रेशन से बैठेंगे, तुरंत ये तुम्हारे मन से ना एक थॉट, मन क्या है, माइंड की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ थॉट्स। हजारों लाखों थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन वो थॉट्स तुम्हारे आगे फेंक देगा, अरे यार अभी तो धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व बाद में कर लेंगे यार, अच्छा चलो मोबाइल ही देख लेते हैं, फेसबुक पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, लाओ यही देख लेते हैं। कुछ भी तुम अच्छा करने जाओगे ना, कुछ भी तुम लग्जरी करने जाओगे, कभी नहीं रोकेगा। लेकिन जहां मैंने तुम्हें क्या बोला, इस 2 चीजों पे ध्यान देना। एक तो ये स्ट्रगल, जिस परिवर्तन अच्छी चीज, जैसे ही तुम अच्छी चीज के परिवर्तन के बारे में सोचने की जैसे ही सोचोगे ना अगले 2 दिन में, सबसे पहले इस पे ध्यान देना, ये क्या थॉट तुम्हारे सामने भेज रहा है। ये भेजेगा 15 मिनट हो गए पढ़ते पढ़ते, यार मुझे वॉशरूम आ रहा है, थोड़ा वॉशरूम चला जाऊं मैं, थॉट है। प्यास लग रही है मुझे, अरे यार नींद बहुत आ रहा है, चाय पी लेते हैं। पता चल रहा है पढ़ाई कर रहे हैं 15 मिनट, आधा घंटा चाय की टपरी पे गुजार रहे हैं। सब मन का खेल है, इसे समझने की कोशिश करो। 2 दिन दे रहा हूं। जब कभी भी तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन करने की कोशिश करोगे, अगले 2 दिन में देखना सबसे पहला काउंटर अटैक यही करता है। ठीक है, 2 दिन बाद मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कि इसको कैसे तुम्हें कंट्रोल में लाना है या क्या करना है। लेकिन पहले बेटा पेशेंट को अपनी हालत खुद भी तो समझनी पड़ेगी कि हाँ सर मैं मान रहा हूं कि मुझे बुखार है, हाँ सर मैं मान रहा हूं मुझे खांसी है, अब सर बताओ इसका मैं क्या करूं। डॉक्टर भी तो तभी बता सकता है ना चीजों को। कुछ ज्यादा ही डिस्कशन हो गया, बट चलो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है बीइंग योर गुरु, बीइंग योर टीचर, ये भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करूं।
कोचिंग का मतलब केवल पढ़ाना 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 नहीं होता है। कोचिंग का मतलब यह भी होता है कि सही डायग्नोसिस दें बच्चों को, उन्हें बताएं कि भाई प्रॉब्लम में तुम हो और इसे अगर नहीं समझोगे तो फिर जिंदगी भर ही घिसवाते रह जाओगे, क्योंकि वो माइंड आपके साथ, माइंड कोई अभी थोड़ी ना खेल रहा है, जिंदगी भर खेलता रहेगा। आगे जाके तुम जॉब में जाओगे, मैरिज में जाओगे, बच्चा होगा, शादी होगी, घर होगा, माइंड तुम्हारे साथ हर वक्त खेलेगा ऐसे ही। एक बारी जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी मैंने अभी कुछ ऐसे थोड़ा ज्यादा ही डिस्कशन हो गया, लेकिन जो भी मैंने डिस्कशन किया, क्या तुम्हारे कुछ भी पल्ले पड़ा मैं क्या कह रहा था? चलो नोट कर लो, ये डायग्राम कंप्लीट कर लो, पेज नंबर, ये डायग्राम कंप्लीट कर लो, पेज नंबर 39 पे डायग्राम कंप्लीट कर लो, और जो बोला है उस पर ध्यान देना अगले 2 दिन। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जब कभी भी तुम पढ़ने लगो या कुछ भी करने लगो, कुछ भी अच्छा करने लगो ना, ठीक है, तुम्हें बस 2 सेकंड पीछे हटके अपने माइंड पे एक बारी फोकस करना, वो तुम्हें कैसे खेल रहा है तुम्हारे साथ, बस तुम ये डायग्नोस करना पहले। नोट करो ये जल्दी से। नोट करिए जल्दी से, मेक इट फास्ट। डन? हैव यू नोटेड दिस बेटा? ये सब नोट कर लो, ये भी साइड का भी नोट कर लो, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी टेकन विद साइन, मस्ट बी टेकन विद साइन।
I hope this is completed. I am changing the slide. I hope this is completed. I am changing the slide. सुनो, अपने प्रिंट आउट में ना ये भी कहीं पर लिख लो 80 mm 120 mm ऑफ HG स्फिग्मोमैनोमीटर, ये भी लिख लो ऐसे ही कभी किसी, क्योंकि यार ये तो जनरल डे टू डे लाइफ की चीज है ना, थोड़ा पता होना चाहिए आपको, तो लिख लो ये भी लिख लो अपने प्रिंट आउट में। चलिए पेज नंबर 39 के बॉटम पे देखो, पेज नंबर 39 के बॉटम पे देखो, क्या खाली जगह नजर आ रही है? वहां नोट करो रेड पेन से, राइट डाउन विद रेड पेन, राइट डाउन। ऑलवेज वी मस्ट डू अवर कैलकुलेशन, ऑलवेज वी मस्ट डू अवर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑलवेज वी मस्ट do our calculation on the basis of local atmospheric pressure, local atmospheric pressure, and not on the basis of, and not on the basis of standard atmospheric pressure, and not on the basis of standard atmospheric pressure, and not on the basis of standard atmospheric pressure. Very good. Look here. आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज की क्लास का। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, कितने तरह के प्रेशर होते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगली चीज है भाई प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है। और प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है ये हमें एक लॉ बताएगा, और उस लॉ का नाम है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। आओ बच्चों देखते हैं क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। बेटा नाउ कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, कम बैक, कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमें यह बताता है कि किसी भी फ्लूइड में, शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैंने लिक्विड नहीं बोला, मैंने गैस नहीं बोला, सर आपसे क्या बोल रहे हैं, किसी भी फ्लूइड में अगर आप वर्टिकली डाउन जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। किसी भी फ्लूइड में अगर आप वर्टिकली डाउन जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये हमें पता करना है, ठीक है। सो देयरफॉर इसी लॉ को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो आपके में डेफिनेशन लिख रखी है, पढ़ो जरा तेज आवाज में, क्या डेफिनेशन लिख रखी है। द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इन अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट। साथियों सबसे पहले तो इस शब्द पे ध्यान दो, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो जो भी अभी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा, दैट इज वैलिड फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, दैट इज वैलिड फॉर फ्लूइड एट रेस्ट। आओ बेटा शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई फ्लूइड है और मुझे एज एन इंजीनियर ये पता करना है कि अगर मैं इस फ्लूइड के सतह के नीचे वर्टिकली डाउन 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 जाऊंगा तो मुझे पता करना है कि प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। अभी मुझे सही में नहीं पता वेदर द प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज, बट आई शुड नो इट ना, दैट व्हाट इज द वेरिएशन। तो आज ये एक तरह से एफएम का सबसे पहला बड़ा डेरिवेशन है। हाँ, अभी तक जितने भी छोटे छोटे टूलू टूलू से डेरिवेशन किए थे, अभी अच्छा वाला एक बड़ा डेरिवेशन है। तो सारे एफएम के डेरिवेशंस में हम लोग कुछ चुनिंदा लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे सब में। सबसे पहला लॉजिक क्या है, जो जिसका भी हमें डेरिवेशन या जो भी चीज करनी है, हम लोग एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। उस एलिमेंट को कंसिडर करके हम उसके ऊपर फोर्सेस दिखाएंगे और फोर्सेस दिखाने के बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। When I started my teaching career ना, I found out that students are very confused in terms of के क्या कहते हैं, आप अगर अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स की किताब उठा के देखोगे तो उसमें बर्नौली की अलग डेरिवेशन मिलेगी, किसी और चीज की अलग, लेमिनार फ्लो की अलग तरीके से डेरिवेशन, किसी और चीज का डेरिवेशन अलग तरीके से डेरिवेशन। तो स्टूडेंट बेचारा इसी तकलीफ में रहता है कि कौन सा डेरिवेशन कौन से तरीके से करें।
मैंने क्या किया है, पूरे सब्जेक्ट में आपको तकलीफ ना हो तो पूरे सब्जेक्ट को मैं एक ही लॉजिक से कंप्लीट करूंगा, और वो लॉजिक है, एक ही लॉजिक से कंप्लीट करूंगा पूरे सब्जेक्ट को, एंड वो लॉजिक है न्यूटन सेकेंड लॉ। दैट्स इट। न्यूटन सेकेंड लॉ से ही पूरे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करूंगा। तो चाहिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी मेरा फ्लूइड है उसमें मुझे वेरिएशन पता करना है, तो मैं अपने फ्लूइड के अंदर एक फ्लूइड का एलिमेंट कंसिडर करूंगा। सो लेट मी टेक अ फ्लूइड एलिमेंट। ये जो फ्लूइड एलिमेंट का जो शेप होता है, किसी किसी डेरिवेशन में हम लोग सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट लेंगे, किसी में रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट लेंगे, किसी में क्यूबिकल फ्लूइड, इसको पैरेललोपॉइड कहते हैं। इस वाले फ्लूइड एलिमेंट को क्या कहते हैं, पैरेललोपॉइड कहते हैं। तो बच्चे पूछते हैं सर अलग अलग डेरिवेशन में अलग अलग शेप क्यों यूज कर रहे हैं? बेटा डिपेंड फ्रॉम डेरिवेशन टू डेरिवेशन। जैसे अगर आप पाइप का डेरिवेशन कर रहे हो तो ये तो ऑटोमेटिक है, संज्ञान है कि भाई आप लोग सर्कुलर सिलेंड्रिकल एलिमेंट लोगे, ठीक है। फिलहाल मैंने क्यूबिकल एलिमेंट लिया है। सो लेट अस टेक दिस क्यूबिकल फ्लूइड एलिमेंट। लेट द हाइट ऑफ द एलिमेंट इज सम dh and let the small area, this area and this area of this element is, let us say, dA. This area of the element is, let us say, dA. So this is my fluid element. This is my fluid element which I have taken. तो मैंने ये नीले रंग का फ्लूइड एलिमेंट यहां पर लिया, तो नीले रंग के फ्लूइड एलिमेंट का हाइट dh है, एरिया dA है, एंड दिस इज माय स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट। अगला स्टेप, जो भी मेरा फ्लूइड एलिमेंट है उसके ऊपर मैं फोर्सेस दिखाऊंगा, ठीक है। अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। मैं आगे आने वाली कक्षाओं में आपको पढ़ाऊंगा कि टोटल 6 तरह के फ्लूइड एलिमेंट्स होते हैं। मतलब देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर देयर विच आर एक्टिंग ओवर एनीथिंग इन फ्लूइड मैकेनिक्स। दैट इज इनर्शिया फोर्स, प्रेशर, चलो मैं लिख ही देता हूं। दैट इज इनर्शिया फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, एंड कौन सा रह गया, यस, ग्रेविटी फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। तो ये जब मैं आगे बर्नौलीज वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, नेवियर स्टोक्स वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, तब चिंता मत करो, आज तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं केवल। तो क्योंकि पूरा सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है ना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये 6 जो फोर्सेस होती हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फ्लो। Okay, now if these 6 forces are present in a fluid flow, then my dear students, you know, scientists said that out of these 6 forces, only 3 forces are dominating. Out of these 6 forces, only 3 forces are dominating. Now what are those 3 forces? See, pressure force. So out of this, surface tension is a negligible force. So कल का क्लास में जो हमने surface tension force पढ़ा था, वो कोई बहुत विशाल फोर्स थोड़ी ना है, इट्स अ वेरी वेरी नेग्लिजिबल फोर्स। बल्कि मैं तो कहूंगा कल पहली और आखिरी बार था कि हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में बातचीत किए हैं, पहली और आखिरी बार था, क्योंकि वो एक नेग्लिजिबल फोर्स है दूसरे फिनोमेनाज में, है ना। लुक हियर, इलास्टिक फोर्स। सो इलास्टिक फोर्स इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। एंड और कौन सा फोर्स बेटा, इनर्शिया भी हटाए। तो साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए आप समझो 3 फोर्सेज आर डोमिनेटिंग, प्रेशर, ग्रेविटी, विस्कस। तो एक फ्लूइड के फ्लो में 3 फोर्सेज आर डोमिनेटिंग, दैट इज प्रेशर, ग्रेविटी एंड विस्कस फोर्स। प्रेशर, ग्रेविटी एंड विस्कस फोर्स, वेरी गुड। तो हम लोग आज के बाद, सुनो ना, हम लोग आज के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी डेरिवेशन करेंगे, हम लोग इन 3 फोर्सेस को वहां पर दिखाएंगे, हम लोग इन 3 फोर्सेस को ही वहां पर दिखाएंगे। अब शुरू करते हैं बेटा। 3 फोर्स कौन से है? प्रेशर, ग्रेविटी एंड विस्कस। अभी देखो, क्या आप लोगों ने लिख रखा है कि फ्लूइड एट रेस्ट है? यस। अगर आपका फ्लूइड एट रेस्ट है, देन माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली विस्कस फोर्स विल नॉट बी देयर। क्योंकि विस्कस फोर्स कब जनरेट होता है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द थिंग्स।
then there is a relative motion between the things, then only the viscous force is generated ना. बट ये तो रेस्ट पे है, तो विस्कस को भी नहीं दिखाना. आओ अगला कौन सा? ग्रेविटी. ग्रेविटी ग्रेविटी आपको पता है ग्रेविटी फोर्स को दिखाना तो सबसे आसान है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स और कुछ नहीं आपका खुद का वजन होता है. और बच्चा इस कक्षा में जानता है हाउ टू राइट वेट ऑफ एनीथिंग इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज रो जी वी इज द वेट ऑफ एनीथिंग इन फ्लूइड मैकेनिक्स. तो बेटा दिखाते हैं, ये जो हमने फ्लूइड एलिमेंट ले रखा है इस पे जो वजन लगेगा वो वर्टिकली डाउन लगेगा. सो वेट इज गोइंग टू बी रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इज डीए इंटू डीएच. Volume of the fluid element is dA into dH. Volume of the fluid element is dA into dH. Very good. Look here. भाई ग्रेविटी फोर्स भी दिखा दिया. अगला कौन सा फोर्स है? प्रेशर फोर्स. आओ प्रेशर फोर्स दिखाते हैं. सो प्रेशर फोर्स कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है मेरे पास, फ्लूइड का एलिमेंट है, एक क्यूबिकल फ्लूइड एलिमेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं आपको इस बॉटल की मदद से दिखाता हूं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग दिस, लेट अस से दिस क्यूबिकल फ्लूइड एलिमेंट इज देयर. एसी का रिमोट है मेरे हाथ में, तो लेट अस से दैट दिस इज माय क्यूबिकल फ्लूइड एलिमेंट इज देयर. तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर कुछ फ्लूइड है? यस, बिल्कुल है. तो इसके ऊपर जो फ्लूइड होगा वो इसके ऊपर ऐसे नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, दैट इज द प्रेशर फोर्स. तो जब वो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो ये वाला जो एलिमेंट है ये अपने नीचे वाले पे ऐसे लगाएगा. तो जब ये एलिमेंट अपने नीचे वाले पे ऐसे लगाएगा तो नीचे वाला फ्लूइड रिएक्ट करेगा ऊपर की तरफ. नीचे वाला फ्लूइड, अरे यार कम ऑन गाइस, हम लोग यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ना. फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग किसका बना रहे हैं? इस एलिमेंट का. तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग वो फोर्सेस दिखाते हैं ना जो बॉडी पे लग रहा होता है. तो इस एलिमेंट पे इधर ऊपर से डाउनवर्ड प्रेशर फोर्स लगेगा, तो ये एलिमेंट अपने नीचे वाले पे ऐसे प्रेशर लगाएगा, तो नीचे वाला फ्लूइड रिएक्ट करेगा ऊपर की तरफ. दैट इज द फोर्सेस ऑफ प्रेशर दैट यू हैव टू शो. आ जाओ दिखाते हैं बेटा इसको कैसे. चलो ग्रीन से दिखाते हैं. ये देखो, यहां पर ऊपर की तरफ से लगने वाला प्रेशर विल बी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इज द प्रेशर फोर्स दिखाना है ना. और यहां नीचे से लगने वाला प्रेशर फोर्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस. लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें जो नीचे से लगने वाला प्रेशर फोर्स है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेकर चलेंगे. अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेकर चलेंगे तो हम लिखेंगे P प्लस dP. इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन लेकर चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे P प्लस dP मल्टीप्लाइड बाय एरिया. हाउ मच इज द एरिया? इज dA. अभी कुछ बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, श्योर सर आपने यहां पर dP क्यों लिया? भाई dP नहीं लेंगे तो फिर आप डेरिवेशन किस चीज की कर रहे हो? हम लोगों का इस डेरिवेशन का मूल उद्देश्य क्या है? सिद्धांत क्या है? इस डेरिवेशन का मूल उद्देश्य क्या है? इस डेरिवेशन का मूल उद्देश्य ये है कि मुझे यही तो पता करना है कि इस फ्लूइड में डीएच हाइट नीचे आने पे प्रेशर में क्या चेंज आता है. तो अगर तुम लोगों ने अपनी डेरिवेशन में यहां ऊपर भी पी ले लिया और नीचे भी पी ले लिया तो फिर आप डेरिवेशन क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तो आपने पहले से ही मान लिया कि ऊपर और नीचे चेंज ही नहीं है प्रेशर का. तो इसीलिए यहां पर डीपी लेकर चलेंगे. और तुम लोग क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो? ए दीनानाथ देखना, तुम लोग क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो भाई? मैथमेटिक्स इतनी शानदार चीज है, अगर प्रेशर वेरी नहीं कर रहा होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा डीपी का. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आइए चलिए डिराइव करते हैं. सो मैंने जस्ट अभी आपको बोला सारे के सारे डेरिवेशन. अरे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं भाई, ये चीज बिल्कुल दिल पे हाथ रख के प्रॉमिस कर रहा हूं, तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा. सारे के सारे डेरिवेशन हम एक ही लॉजिक से करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ. अब ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? समेशन ऑफ फोर्स, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समेशन ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन.
लेकिन इसकी एक खास बात होती है न्यूटन सेकंड लॉ की, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन अ गिवन डायरेक्शन. सो दिस इज एक्चुअली एप्लीकेबल ओनली इन अ गिवन डायरेक्शन. इट इज एप्लीकेबल ओनली इन अ गिवन डायरेक्शन. एक्सलेंट बच्चों, ओनली इन अ गिवन डायरेक्शन. गिवन डायरेक्शन का क्या मतलब है? अगर आप फोर्सेस का समेशन एक्स में कर रहे हो तो सारी चीजें एक्स में करो. अगर आप y में कर रहे हो तो सारी चीजों का समेशन वगैरह सारी चीजें क्या करो? y में करो. फिलहाल हमारे वाले डेरिवेशन में हम लोग कैसे वेरिएशन देखना चाह रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में. सो हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे कौन से डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में. वेरी गुड. अगली जरूरी बात बच्चों, फ्लूइड किस पे है? रेस्ट पे है. अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज माय फ्लूइड इज एट रेस्ट. वेरी गुड. सो अगर एक्सेलरेशन 0 है, क्या ये राइट हैंड साइड 0 हो गया? अगर एक्सेलरेशन 0 है, क्या ये राइट हैंड साइड 0 हो गया? यस. अगर ये राइट हैंड साइड 0 हो गया तो समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0. दैट्स इट. आओ चलो समेशन ऑफ फोर्सेस करते हैं. मदद करो, मेरी मदद करो. अच्छा, तुम कैसे मदद करोगे? ऑनलाइन बैच है ना, कोई बात नहीं. तुम अपने घरों में तेज बोलो. जितना बोलोगे उतना ज्यादा तुम्हें रिवीजन करने में आसानी होगा. चलो करते हैं बेटा समेशन ऑफ फोर्सेस. P इंटू डी ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस, देखो ये अपवर्ड है. इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं. क्या आएगा? माइनस P इंटू डी ए माइनस DP इंटू dA, and this is downward, so plus rho g dA dH is equal to 0. so बेटा PDA तो गया. अगर PDA गया तो क्या बचा? माइनस ऑफ DP dA इज इक्वल टू, इसको राइट में ले जाओ तो क्या आएगा? माइनस रो जी dA dH. हाँ, माइनस इज गॉन, dA इज ऑल्सो गॉन. ससुरों, हमें निकालना क्या था? अरे बोलना भाई, हमें निकालना क्या था? हमें फाइंड आउट करना था कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है हाइट के साथ. आ गया जिसका इंतजार था. सो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट इन अ फ्लूइड is equal to rho g, which is nothing, which is equal to specific weight. And this, my dear students, this equation, my dear students, is known as hydrostatic law. This equation, my dear students, is known as hydrostatic law. लिख भी देता हूं. This is known as hydrostatic law. Very good. This is known as hydrostatic law. Okay, have patience. Look here. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट आपने अभी निकाला, तो जरा एक बारी नजर मारो, आंसर पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है कि 0 आया है? आंसर पॉजिटिव आया है. आंसर पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है? आंसर पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि हमने जो ये अज्यूम किए हैं ये करेक्ट हैं. तो साबित हो गया ना कि यहां का प्रेशर कम ही होगा. साबित हो गया कि यहां का प्रेशर कम ही होगा और डीएच हाइट नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा ही, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ गया है. सो हेंस इट इज प्रूव्ड when you move vertically down in a fluid, the pressure will increase. When you move vertically down in a fluid, the pressure will increase. But that increase will be proportional to rho g, which is specific weight. एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को डिराइव करते वक्त क्या मैंने कोई भी अजम्पशन लिया? अजम्पशन तो एक है, रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट. लेकिन क्या मैंने कभी भी आपको ऐसा बोला कि ये जो चीज है ये केवल पानी पे लागू है या कंप्रेसिबल पे लागू है, इनकंप्रेसिबल पे लागू है, पानी पे लागू है, हवा पे लागू है? नहीं. मैंने हमेशा डेरिवेशन के दौरान आपको बोला किसी भी फ्लूइड में हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा. Yes or no? This means this particular equation is valid for all fluids, whether those fluids are
compressible or whether those fluids are incompressible. गजब। तो यहां से क्या समराइज कर सकते हैं हम लोग, चाहे आप लिक्विड की बात करें, चाहे आप गैसेस की बात करें, किसी भी फ्लूइड की बात कर लें, चाहे वो कंप्रेसिबल हो चाहे वो इनकंप्रेसिबल हो, अगर आप किसी भी फ्लूइड में वर्टिकली डाउन आएंगे तो आप पे लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा। किसके प्रोपोर्शनल बढ़ेगा? रोजी के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, विच इज स्पेसिफिक वेट, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, इधर देखो, अगली जरूरी बात। स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड। वाई इट इज नॉट? क्योंकि ये इक्वेशन केवल हमें ये बता रहा है कि नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर आएगा तो घटेगा। इस ऑफ कोर्स नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो ऊपर आएंगे, मतलब उसका रिवर्स कर देंगे तो ऑफ कोर्स उल्टा हो जाएगा, माइनस होगा ना, डिक्रीज। तो ये इक्वेशन केवल मुझे वेरिएशन बता रही है, ये इक्वेशन मुझे एग्जैक्ट नहीं बता रही है कि इतना मीटर नीचे कितना प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले माइकल फेल्प्स 10 मीटर नीचे तैर रहा है, माइकल फेल्प्स 10 मीटर नीचे तैर रहा है, और फिर कोई बोले कि वही माइकल फेल्प्स 20 मीटर नीचे तैर रहा है, तो ये इक्वेशन मुझे बस इतना बता सकती है कि 10 मीटर नीचे कम प्रेशर लग रहा होगा, 20 मीटर नीचे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा माइकल फेल्प्स पे। आर यू गेटिंग? यस। लेकिन ये इक्वेशन मुझे एग्जैक्ट, जैसे मान लो मुझे पता करना है 30 मीटर नीचे कितना प्रेशर होगा, 40 मीटर के नीचे कितना प्रेशर होगा, तो एक इंजीनियर को तो एग्जैक्ट प्रेशर से मतलब है ना, क्योंकि उसे जब एग्जैक्ट प्रेशर मिलेगा तभी तो वो डिजाइन कर पाएगा अपने डिवाइस की। यस। तो आइए भाई, लेकिन याद रखिएगा ये जो भी अभी निकाला है दिस इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल। ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए ये वाला फैक्ट कि कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल, इसलिए इसको याद रखना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एग्जैक्ट प्रेशर एट अ पॉइंट। एग्जैक्ट प्रेशर एट अ पॉइंट एट अ डेप्थ h लिख देते हैं आगे, एट अ डेप्थ h। सो अब मुझे एग्जैक्ट प्रेशर पता करना है कि h डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा। तो बेटा एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल। आपको अगर वेरिएशन पता है, उस वेरिएशन के अंदर आप क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। भाई वेरिएशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। तो आओ एग्जैक्ट वैल्यूज बनाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज बता देते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारा कोई फ्लूइड का सरफेस है एंड ये मान लीजिए कोई डेप्थ a है एट अ डेप्थ ऑफ h फ्रॉम हेयर, और आपको यहां का प्रेशर निकालना है। तो बेटा शुरुआत तो वेरिएशन से ही होगी, और वेरिएशन क्या है? डेल p बाय डेल h और dp बाय dh। What is the variation? dp by dh. dp by dh is equal to rho g. यही था ना वेरिएशन? यस। सो dp is equal to rho g dh। तो वेरिएशन से एग्जैक्ट प्रेशर कैसे आएगा? इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट करो बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इसको इंटीग्रेट किए तो p। अच्छा बेटा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास इज कमिंग ऑन बोर्ड। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गलती करने की चांसेस रहते हैं। तो मैं अपनी क्लासेस में केवल उन्हीं पॉइंट्स को पिंच पॉइंट करता हूं जहां पर बच्चे की गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। देखिए यहां पर, यहां तक सब ठीक है, यहां तक ये जो इक्वेशन अभी बोर्ड पे लिखी हुई है ये ऑल फ्लूइड्स पे लागू है, कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल। लेकिन अब हम यहां पर एक अजम्पशन करेंगे, और वो अजम्पशन ये है कि हम लोग मानेंगे कि हम लोग अब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड से डील कर रहे हैं। यस। अब अजम्पशन मैंने लगाया है कि हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लूइड से डील कर रहे हैं। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड से डील करने का मतलब, इनकंप्रेसिबल क्या होता है? रो इज अ कांस्टेंट। और इनकंप्रेसिबल मान के मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट।
इनकम्प्रेसिबल मान के मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। आ जाओ देखो, अगर मैं इनकम्प्रेसिबल मान के इंटीग्रेट करता हूं, रीजन ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिक्विड से डील करते हैं। ये तो मैंने कहने के लिए बोल दिया गैस, लेकिन देखो फॉर एग्जांपल मैं अभी भी इस कमरे के अंदर खड़ा हुआ हूं तो आई एम सराउंडेड बाय एयर, लेकिन मुझे ऐसा कोई खास प्रेशर डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, और हवा की डेंसिटी होती, गैसेस की डेंसिटी होती है बहुत कम। इसी वजह से गैसेस के केस में प्रेशर डिफरेंशियल इतना कोई खास होता नहीं है। इसीलिए हमारा पूरा का पूरा फोकस, और आप न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सब में देखोगे लिक्विड्स पे फोकस रहता है। लिक्विड्स पे फोकस रहता है। क्लियर बेटा? यस, लिक्विड्स पे फोकस रहता है बहुत ज्यादा। सो अगर हमारा लिक्विड्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है बच्चों, तो तभी तो इनकम्प्रेसिबल माना, बिकॉज लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो आओ करते हैं जरा इसको इंटीग्रेट। सो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू, सो नो यू हैव टेकन इट टू बी इनकम्प्रेसिबल, सो रो इज अ कांस्टेंट। If rho is a constant, g is also a constant, so rho g को तो इंटीग्रल से बाहर लगा ले, और इंटीग्रेशन केवल किसका होगा? dh का। अगर इसको इंटीग्रेट किए तो क्या आया? p इज इक्वल टू रो जी dh का इंटीग्रेशन h प्लस कांस्टेंट। इंडेफिनेट इंटीग्रल है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल है। कैन एनीबडी सजेस्ट मी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट? कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा बाउंड्री कंडीशन से निकलता है। सो कौन सी बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करेंगे? ये देखो, कौन सी बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करेंगे? एट h इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू p ATM। तो मैं लिख रहा हूं बाउंड्री कंडीशन। कौन सी बाउंड्री कंडीशन? एट h इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू p ATM। एट h इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू p ATM। तो देखो h इक्वल टू 0, when h is 0 then constant is equal to p ATM। so constant का वैल्यू किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों? p ATM के बराबर आ गया। अगर constant का वैल्यू p ATM के बराबर आ गया तो जरा देखो क्या आ गया अपना आंसर? p is equal to रो जी h प्लस p ATM is rho g h plus p ATM। that's our pressure at any depth h। but wait, is this the absolute pressure or the gauge pressure? This is the absolute pressure at any depth h। this is the absolute pressure at any depth h। why this is an absolute pressure? because you are considering the atmospheric pressure ना। and अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर कर रहे हो तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानते हो तब गेज आता है ना। और तुम लोग मुझे ये बताओ, पेपर में हम लोग आंसर जो देंगे वो गेज देंगे कि एब्सोल्यूट देंगे? गेज देंगे। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले को गेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं? वेरी सिंपल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? फॉर गेज pressure, my students, for gauge pressure, during the calculation of gauge pressure, the atmospheric pressure must be taken as 0. Oh my God, comes the most famous and the beautiful equation, both famous equation, the gauge pressure at any depth in an incompressible fluid। अबे तुम्हें कुछ परिवर्तन अभी पढ़ाई में महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी थोड़ी देर पहले जब हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ की बात कर रहे थे तब टीचर के मुंह से फ्लूइड निकला था। अभी टीचर के मुंह से निकल रहा है क्या? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्योंकि तुमने कंडीशन लगा दी ना, तो जो भी हमारी इक्वेशन आएगी, दिस इक्वेशन इज ओनली एंड ओनली वैलिड टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। वेरी गुड। सो गेज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। गेज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। it is equal to rho g h। wait, have patience।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मत भूल जाना इन सब चक्करों में, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. This is only and only for incompressible fluid. This is only and only for incompressible fluid. Very good. This is only and only for incompressible fluid. लेकिन केवल इक्वेशन पढ़ने से कुछ नहीं आता है, हमें उसका यूनिट भी तो देखना चाहिए ना भाई. रोजिएट पास्कल, उससे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होने वाला, आपको उसका यूनिट देखना पड़ेगा. So let us go for the unit, but the most important thing is incompressible fluid, my dear students. अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है तो भाई देखो, रो का क्या यूनिट है? रो का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब. रो का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब. हाँ, जी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एच का यूनिट है मीटर. एच का यूनिट क्या है? मीटर. तो देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? न्यूटन. न्यूटन चचा है ये, और ये गया तो मीटर से ये गया मीटर स्क्वायर. गजब, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इज ऑल्सो नोन एज पास्कल, माय डियर स्टूडेंट्स. It is also known as Pascal, my dear students. Excellent students of India. Wonderful. So therefore, look here. What is the exact pressure at any depth h in an incompressible fluid? The pressure at any depth h in an incompressible fluid is rho g h Pascal. Rho g h Pascal. और यहीं से अब साबित हो चला है कि अगर किसी भी इनकम, अब देखो, बार बार इनकम्प्रेसिबल नहीं बोलूंगा, तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जब कभी भी रोजी एच की बात चल रही है, मतलब वो सर इनकम्प्रेसिबल की ही बात कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो व्हेनेवर यू सी रोजी एच मींस इनकम्प्रेसिबल की बात कर रहे हैं सर. सो इसी से साबित हो गया कि अगर हम किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में वर्टिकली डाउन जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा प्लस रो जी एच. अगर हम किसी भी फ्लूइड में वर्टिकली डाउन जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा प्लस रो जी एच. एंड किसी भी फ्लूइड में अगर वर्टिकली अप आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा माइनस रो जी एच. And you know, on the same horizontal level, there is no variation of pressure. प्रेशर केवल एक फ्लूइड में वर्टिकल हाइट के साथ चेंज होता है. द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0. कहने का मतलब है, अगर माइकल फेल्प्स 10 मीटर नीचे ही तैरता चला जा रहा है तो माइकल फेल्प्स को कोई प्रेशर का डिफरेंस फील नहीं होगा. सो प्रेशर इज द सेम. प्रेशर इज द सेम. कुछ बच्चे, सर इसको प्रूफ कैसे? अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्यों नहीं प्रूफ कर सकते भाई? बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं. इधर देखो, कहां गया जी माइंड, कहां से आ गया? इधर देखो, लुक हियर. बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं. इधर देखो, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं. जो डेरिवेशन अभी आपने वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करी है, इस डेरिवेशन को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करो. जो डेरिवेशन अभी आपने वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करी है, इस डेरिवेशन को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करो. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे रे बाबा? ये देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो ये एरिया हो गया और एक ये एरिया हो गया. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से लगने वाला प्रेशर P इंटू डी ए मानो, और यहां से लगने वाले प्रेशर को P प्लस डी पी इंटू डी ए मानो. क्या ग्रेविटी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है? नहीं. तो जब आप यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे ना, तो ग्रेविटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं. तो जब आप यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे, आपको पता है आपके डीपी की वैल्यू 0 आ जाएगी. दिस प्रूव्स pressure is only going to vary with vertical height in a fluid and not horizontally. पूरा का पूरा batch. Tell me in the comment box whether you have understood this derivation or not.
हरमन सिंह वालिया जी, हरमन सिंह वालिया जी, अभी न्यूमेरिकल्स कराएंगे बाद में, तो फिर ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हरमन सिंह वालिया जी, वेरी गुड। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वेदर यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ ब्यूटिफुल मैनर और नॉट। हाँ आ गया सर, ओके बढ़िया, चलो आ गया तो अच्छी बात है। सुनो सुनो बेटा, अभी हम बस शुरू हुए हैं, इधर देखो, अब तो मेन इक्वेशन आई है, ये रही अपनी मेन इक्वेशन, प्यारी इक्वेशन, रो जी एच। अच्छा सुनो, किसी भी चीज का वजन कैसे लिखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में? रो जी वी। और किसी भी चीज का प्रेशर कैसे लिखते हैं? रो जी एच, रो जी एच। वेरी गुड, नाइस। चलो नोट्स कंप्लीट कर लो जरा। जो भी मैंने अभी डेरिवेशन आपको बोर्ड पे कराई है, ये बिल्कुल लिखी हुई है आपके प्रिंट आउट में, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा चीज कर लो, पेज नंबर 41 पे आ जाओ, पेज नंबर 41 पे आ जाओ। क्या पेज नंबर 41 पे आपको ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है? क्या पेज नंबर 41 पे आपको ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है? यस सर। अगर आपको पेज 41 पे ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, बस उसमें एक चेंज लिख लो, ऐसे एरो मार के इनकंप्रेसिबल फ्लूइड लिख लेना, ऐसे एरो मार के इनकंप्रेसिबल फ्लूइड लिख लेना, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड लिख लेना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऋषभ अभी फिर से समझाएंगे, ऋषभ अभी फिर से समझाएंगे। वंडरफुल। वंडरफुल, डन बेटा, वेरी गुड। लास्ट टाइम, मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है ये केवल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अंतर समझो, मैं आराम से प्रेम से, दो चीजें आपको पकड़ना बहुत जरूरी है यहां पर, तीन चीजें बेसिकली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का कोई चेंज नहीं होता है फ्लूइड के अंदर, फिर चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। दूसरी चीज पकड़ना जरूरी है कि प्रेशर का वेरिएशन केवल वर्टिकल हाइट के साथ होता है, ठीक है। तीसरी चीज पकड़ना जरूरी है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो केवल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, ठीक है। और चौथी चीज पकड़ना जरूरी है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये हर जगह लागू हो सकता है, चाहे वो कंप्रेसिबल हो चाहे वो इनकंप्रेसिबल हो, ठीक है। वेरी गुड। सो हमने अभी तक काफी कुछ पढ़ा है। मैं अभी आपको छोटा सा एक ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू अ स्मॉल ब्रेक। एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, तो भूख लग रही है, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिल रहे हैं, 20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। 20 मिनट का ब्रेक या आधे घंटे का? देखो 1:30 तक आज भी क्लास खींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा लॉस हो गया था सुबह टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण। तो अभी आज की क्लास 1:30 तक खींच लेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी जरूरी नहीं है 1:30 तक जाएगी, बट हाँ जितना मेरे मन में है कि आज मुझे करवाना था वो मैं करवा कर ही आज की क्लास छोड़ेंगे, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। तो ऐसा करते हैं, अभी 11:10 हो रहे हैं, अभी 11:10 हो रहे हैं, 11:35 पे मिल रहे हैं हम लोग, 11:35 पे मिल रहे हैं हम लोग, ओके। सो वी आर मीटिंग एट 11:35 AM अगेन। इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। कुछ खा लेता हूं यार, भूख लग रही है, ओके चलो।